नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर थर्ड की जो एबीएसटी सब्जेक्ट है यानी कि अकाउंटेंसी जो पेपर है आपका जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर दूँ क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा पेपर है जैसे अभी कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर वन शॉट क्लास लेके आओ। तो एक बार टेक्निकली आप इसको ये समझो कि एक ऐसा पेपर जिसके लिए आपको क्लासेस कंपलसरी हो जाती है बीकॉम स्टूडेंट को कि चलो और पेपर हम निकाल लेंगे, बट एबीएसटी क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर होता है अकाउंटेंसी, तो वन शॉट मुझे नहीं लगता कि बन सकता है इसका। नहीं बनेगा भी तो ये मान के चलो कि 50 से 60 घंटे की क्लास बनेगी क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो वन शॉट तो मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ही नहीं ला पाऊँगा इसका ईज़िली। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए के लिए यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी और सी के लिए वो क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली आपके लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इसी क्लास में हम जानेंगे लास्ट पेपर के रिव्यू के बारे में, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका भी हम रिव्यू इस क्लास में करने वाले हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। अब आपका ये सिलेबस है, कुछ जो क्वेरीज है उसको हम यहीं पे निपटा देते हैं। देखो, जो आपका सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड है। अब जो स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस लेते हैं या कहीं कोचिंग वगैरह करते हैं, उन्होंने इसको पढ़ा है या सीए स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत आसान सा पेपर है। लेकिन अब आपको चाहिए बीच का रास्ता कि हमने पूरी साल भर कुछ नहीं देखा है और ऐन मोमेंट पे हमें वो बता दीजिए जिससे हम पास हो जाए। तो एक सेफ रास्ता मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, यदि आपने 2 यूनिट, कोई भी 2 यूनिट अच्छे से निकाली है, तो आप क्वेश्चन के 70% अटेम्प्टिंग में आप पार्टिसिपेट हो जाते हो ईज़िली। तो इस पूरे चारों यूनिट की सिनेरियो में मैं आपको बताऊँ कि यूनिट 4th यानी कि जिसमें स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट मीन्स मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस इसमें होता है। एक तो ये यूनिट बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। एक 6 से 7 फॉर्मूले होते हैं, उनको आपने जैसे ही पढ़ा या आपका फॉर्मूला बेस्ड ही पूरा पेपर हो जाता है, यानी कि पूरा यूनिट हो जाता है। फिर इसके अलावा जो यूनिट है, यूनिट सेकंड, ये भी एक अच्छी है जिसमें अपने यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग देखते हैं। या फिर इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग यानी प्रोसेस अकाउंट जिसमें होता है, ये वाली यूनिट भी ईज़ी पड़ती है। तो यदि आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 यूनिट को भी अच्छे से निकाल लेते हो या देख लेते हो, तो भी आपका बहुत कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कवर हो जाता है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कहाँ से आएँगे? जैसे एक तो फर्स्ट यूनिट है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका कॉस्ट का ही बनेगा। जनरली फर्स्ट यूनिट से वैसे भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड यूनिट से आपको यूनिट कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। थर्ड यूनिट से आपको प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग की या जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फोर्थ यूनिट में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसमें जनरली मटेरियल वेरिएंस ज़्यादातर पूछा जाता है। लेकिन यदि लास्ट ईयर मटेरियल पूछ लिया गया है तो होपफुली इस बार मे बी आपसे लेबर वेरिएंस पूछ लिया जाए। अब कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट के ये कन्फ्यूजन होता है कि सर कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं होता। तो देखो, कॉमर्स में जब अकाउंटेंसी का पेपर की बात आती है यानी कि बीएसटी के पेपर की बात आती है, कैलकुलेटर अलाउड रहता है। बाकायदा आपके सिलेबस में भी लिखा होता है, द स्टूडेंट शैल बी परमिटेड टू यूज बैटरी ऑपरेटेड कैलकुलेटर दैट शुड नॉट हैव मोर देन 12 डिजिट्स, 6 फंक्शंस एंड 2 मेमोरीज एंड शुड बी नॉइजलेस एंड कोडलेस। यानी कि ये वाला कैलकुलेटर जिसका जो स्क्रीन 12 डिजिट से ज़्यादा बड़ी नहीं है, 6 फंक्शन ही सपोर्ट करता है, 2 मेमोरी ही सपोर्ट करता है, कोई टू टू चू चू की आवाज़ नहीं करने वाला हो, कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं होती हो, तो बैटरी ऑपरेटेड यानी कि नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका अलाउ रहता है बीएसटी के एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की यूनिट फर्स्ट के साथ। पहला ही क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या है, क्यों की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड कॉस्ट ascertainment, cost control, cost reduction, assistance in pricing decisions, and providing reliable information to management for planning and policy formulation। यानी कि लागत लेखांकन के उद्देश्य है कि हम लागत का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, लागत का निर्धारण कर पाते हैं, लागत का नियंत्रण कर पाते हैं, लागत में कमी कर पाते हैं, यानी कि जो बेवजह की हमारी लागत लग रही है उनको हम कम कर पाते हैं। मूल्य निर्धारण में हमें मदद मिलती है क्योंकि जब हमें किसी आइटम की कॉस्ट का पता होगा तभी हम उसकी क्या डिसाइड कर पाएँगे, प्राइस डिसाइड कर पाएँगे, तो मूल्य निर्धारण में सहायता होती है। साथ ही में हम आगे की अपनी
प्लानिंग बना पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और नीति का निर्माण हेतु भी प्रबंधन को एक रिलायबल और विश्वसनीय सूचना प्रदान की जा सकती है। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, या ये वो सारे उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखकर हम कॉस्टिंग करते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कि लागत के तत्व क्या है। द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, यानी कि लागत के जो बेसिक तत्व है उसमें सामग्री लागत, श्रम और उपरिव्यय या व्यय होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्यूरेटली, यानी कि इन तत्वों को हम आगे फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागों में भी वर्गीकृत कर देते हैं ताकि कुल उत्पादन लागत का सही रूप से हमें पता चल सके। इसके अलावा आप इसमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल, इस तरीके से भी इनको क्या कर सकते हो, आप क्लासिफाइड कर सकते हो। बेसिकली जो कॉस्ट के एलिमेंट है दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि सामग्री लागत नियंत्रण क्या है। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल रेफर्स टू सिस्टमेटिक परचेजिंग, स्टोरिंग, इशूइंग एंड यूजेज ऑफ materials to avoid wastage and ensure maximum efficiency at minimum possible cost। सामग्री लागत नियंत्रण का अर्थ होता है कि हम सामग्री की जो खरीदारी करते हैं वो व्यवस्थित ढंग से हो, उसका स्टोरेज या भंडारण हम सही करें, यानी कि कई बार क्या होता है हमारे पास गोदाम छोटा होता है लेकिन हम इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सामग्री ऑर्डर करके रखवा लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ट्रक में एक साथ ही हम पूरा सामान मंगवा लें। ठीक है, ऑर्डर देने की कॉस्ट बच जाएगी लेकिन स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा सामग्री स्टोर करोगे तो वहाँ अपने स्टोरेज में भी या अपने गोदाम में भी प्रॉब्लम आएगी, उनकी केयरिंग करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब हम कितना ऑर्डर करें, इसके लिए हम ईओक्यू देखते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट देखते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट में इन्वेंटरी मैनेजमेंट ही है। तो हम व्यवस्थित ढंग से खरीदारी करें, या स्टोरेज सही ढंग से करें, फिर उसका निर्गमन यानी कि प्रोडक्शन में उसको इश्यू भी सही ढंग से करें और उसका उपयोग सही हो ताकि हमारे जो वेस्टेज होता है, जो अपव्यय हो जाता है उसको कम कर सके और हम कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता के साथ उत्पादन कर सके, या कम से कम लागत पर हमारी कुशलता या एफिशिएंसी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सब के लिए या इन सबको करना क्या कहा जाता है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेबर टर्नओवर, यानी कि श्रम परिवर्तन दर क्या है। लेबर टर्नओवर इज द रेट एट विच एम्प्लॉइज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल लेबर कॉस्ट, यानी कि श्रम परिवर्तन, हालांकि इसको परिवर्तन कर दो या परावर्तन भी कह सकते हैं इसको, या प्रत्यावर्तन भी कह सकते हैं, प्रत्यावर्तन। श्रम प्रत्यावर्तन दर वह दर है जिस पर कर्मचारी एक निश्चित अवधि में संस्था को छोड़ जाते हैं और उनकी जगह नए कर्मचारी आते हैं, जिससे उत्पादकता और कुल श्रम लागत प्रभावित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्रीवियस ईयर है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने कर्मचारी संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गए हैं और उनकी जगह हमने कितने नयों को भर्ती किया है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास यदि कर्मचारी रुकता है दैट मीन्स हमारे बहुत सारी कॉस्ट बचती है, क्योंकि अगर हमसे कर्मचारी जा रहा होता है तो बार-बार हमें नए-नए कर्मचारियों को हायर करना पड़ेगा तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको काम सिखाना पड़ेगा, तो हमारा एक बहुत अच्छा खासा कॉस्ट इधर ही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो कर्मचारियों का आना और जाना यानी कि लेबर का जो टर्नओवर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम लेबर टर्नओवर कहते हैं और ये हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को और ओवरऑल हमारी लेबर कॉस्ट को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। अब व्हाट इज आइडियल टाइम, यानी निष्क्रिय समय क्या है। निष्क्रिय समय का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 9 से लेकर 5 बजे तक आपकी ऑफिस का टाइम होता है, यानी फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री में काम करते हो, क्लियर। अब जैसे मान लो आप काम कर रहे थे और फिर बीच में क्या चली गई, बिजली चली जाती है, बिजली 1 घंटे के लिए चली गई और इस 1 घंटे में सारी मशीनें बंद हो गई और सब लोग क्या बैठे हैं, खाली बैठे हैं। अब आप खाली बैठे हो लेकिन प्रॉब्लम किसकी थी, बिजली की थी। अब तो क्या आपको 1 घंटे का पेमेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो आइडियल टाइम वही होता है कि ऐसा टाइम जिसमें हम लेबर को पेमेंट तो कर रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल टाइम कहते हैं। आइडियल टाइम इज द पीरियड फॉर विच वर्कर्स आर पेड बट नॉट नो प्रोडक्टिव वर्क इज परफॉर्म्ड ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स और अदर अनअवॉइडेबल रीजंस, यानी कि निष्क्रिय समय अवधि वह होती है जिसमें श्रमिकों को भुगतान तो किया जाता है परंतु मशीन की खराबी के चलते या सामग्री की कमी के चलते या अन्य कोई ऐसे कारण हो गए जिनसे उत्पादन कार्य
कार्य नहीं हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? आइडियल टाइम कहते हैं। जैसे हड़ताल का होना, ये भी क्या है? एक आइडियल टाइम ही है। व्हाट इज़ ओवरहेड? ओवरहेड क्या है? ओवरहेड को हिंदी में बोलते हैं ऊपरी व्यय। क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय बोलते हैं। ओवरहेड रेफर्स टू इनडायरेक्ट कॉस्ट्स इनकर्ड इन प्रोडक्शन सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू ए स्पेसिफिक यूनिट। यानी कि ऊपरी व्यय से उत्पादन में होने वाली अप्रत्यक्ष लागतों से हैं, जैसे अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय, जिन्हें किसी विशेष इकाई से सीधे तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? ओवरहेड या उपरिव्यय कहते हैं। जैसे मान लो हम मटेरियल लेके आए, यानी मशीन लेके आए, फॉर एग्जांपल मशीन हम लेके आए, तो मशीन को आपने इंस्टॉल करवाया, माउंट करवाया, तो उसके लिए आपने एक कर्मचारी को बुलाया और उसको आपने 1000 रुपये दिए। तो मशीन का ये जो 1000 रुपये हमें इंस्टॉल करवाने के लगे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये इंस्टॉलेशन चार्ज है और डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? मशीन से जुड़ा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। लेकिन उपरिव्यय क्या होता है? अब आप फैक्ट्री का किराया दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपका किराया 50,000 है फैक्ट्री का, तो मशीन के लिए आप 20,000 दे रहे हो, किसी और काम के लिए आप 5,000 दे रहे हो। तो इस किराए को आप क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर यूनिट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। तो किराया क्या हो गया? हमारा ओवरहेड हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे कि वो सारे खर्चे जिनको हम डायरेक्टली जोड़ पाते हैं, वो तो डायरेक्ट ही होते हैं, और वो सारे खर्चे जिनको हम डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर यूनिट से नहीं जोड़ पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ओवरहेड या उपरिव्यय कहते हैं। व्हाट इज ओवरहेड अब्सॉर्प्शन? यानी कि ओवरहेड अब्सॉर्प्शन या उपरिव्यय अब्सॉर्प्शन क्या है? ओवरहेड अब्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ओवरहेड कॉस्ट्स टू कॉस्ट यूनिट यूजिंग ए प्रीडिटरमाइंड रेट टू डिटरमाइन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि उपरिव्यय अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित दर का उपयोग करके उपरिव्यय लागत को लागत इकाइयों पर आरोपित किया जाता है, ताकि उत्पादन की सही लागत ज्ञात की जा सके। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमने पहले से स्टैंडर्ड वे में कॉस्ट डिसाइड करते हैं, फिर उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल में कॉस्ट हैपेंड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्यूरेट कॉस्ट प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं, जिसे ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कहा जाता है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड आपकी रिलेटेड है ऑपरेटिंग कॉस्ट से। पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग? यानी कि इकाई लागत निर्धारण क्या है? यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड अप्लाइड वेयर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। यानी कि इकाई लागत निर्धारण वह विधि है जिसमें समान उत्पाद बनाए जाते हैं और कुल उत्पादन लागत को कुल उत्पादन से विभाजित करके प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट आपकी ये है, तो टोटल कॉस्ट को आपने टोटल प्रोडक्शन से क्या किया? डिवाइड किया, तो आपकी जो लागत आती है उसे पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं, पीयूसी, पर यूनिट कॉस्ट। तो इसी को बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। यानी कि टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करके एक पर्टिकुलर यूनिट पे हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, उसे हम यूनिट कॉस्टिंग का नाम देते हैं। व्हाट इज कॉस्ट शीट? यानी लागत पत्रक क्या है? ए कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स अंडर वेरियस एलिमेंट्स टू डिटरमाइन टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि लागत पत्रक एक ऐसा विवरण है जिसमें हम विभिन्न तत्वों के अंतर्गत लागतों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके। यानी कि आपने कॉस्ट शीट बनाई होगी इस तरीके से, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारी तो जो शो करते हैं हम एक स्टेटमेंट में कि हमारी जो लागत है उसका क्लासिफिकेशन बताते हैं और पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है, उस शीट को हम कॉस्ट शीट का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेंडर प्राइस? यानी कि निविदा मूल्य क्या है? हम बोलते हैं ना कि ठेका है क्या? ठेका मतलब शराब वाला ठेका नहीं होता। टेंडर का मतलब निविदा होता है, जिसको जनरल भाषा में हम ठेका भी कहते हैं। जैसे रोड का टेंडर होता है कि किस तरीके से, तो जो पहले से ही क्या होते हैं इसमें एक प्राइस का कोटेशन होता है, उसे हम टेंडर प्राइस कहते हैं। टेंडर प्राइस इज द प्राइस कोटेड फॉर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। यानी कि निविदा मूल्य वह मूल्य है जो वस्तु या सेवा की आपूर्ति हेतु अनुमानित लागत और वांछित लाभ को सम्मिलित करके निर्धारित किया जाता है। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? यानी परिचालन लागत लेखांकन क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज यूज्ड इन सर्विस इंडस्ट्रीज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर सर्विस यूनिट सच एज पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर। यानी कि परिचालन लागत लेखांकन सेवा उद्योगों में प्रयुक्त होता है, जहां प्रति इकाई
जैसे यात्री प्रति किलोमीटर या टन प्रति किलोमीटर की लागत से ज्ञात की जाती है। जैसे मान लो बस की सर्विस होती है, तो उसमें जो किराया डिसाइड होता है वो क्या होता है, एक यात्री का प्रति किलोमीटर क्या किराया है, इस तरीके से उसमें क्या होती है डिसाइड किया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं और जनरली ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इसका अकाउंटिंग होती है जो किससे रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड होती हो। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत विवरण क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन फॉर डिटरमाइनिंग टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। लागत विवरण एक दस्तावेज है जो कि उत्पादन में हुई लागतों की विस्तृत जानकारी देता है ताकि कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके। व्हाट इज पैसेंजर किलोमीटर यानी कि यात्री किलोमीटर क्या है। पैसेंजर किलोमीटर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स यानी कि यात्री किलोमीटर मापन की एक इकाई है जिससे यात्रियों की संख्या को तय की गई दूरी किलोमीटर में गुणा करके ज्ञात किया जाता है, यानी कि कितने किलोमीटर हम गए और यात्रियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, पैसेंजर किलोमीटर को फाइंड आउट करते हैं। ये एक मेजरमेंट की यूनिट है। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि परिचालन लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या है, यानी कि हम क्यों करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू डिटरमाइन कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड असिस्ट मैनेजमेंट इन प्राइसिंग एंड इफिशिएंसी डिसीजंस यानी कि इसके उद्देश्य प्रति सेवा लागत, इकाई लागत ज्ञात करना, परिचालन व्यय का नियंत्रण करना तथा मूल्य निर्धारण और दक्षता संबंधी निर्णयों में प्रबंधन की सहायता करना, ये सारे इसके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं यूनिट थर्ड में, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कि प्रक्रिया लागत लेखांकन क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच प्रोसेस और डिपार्टमेंट यानी कि प्रक्रिया लागत लेखांकन वह विधि है जिसका उपयोग उन उद्योगों में, उन इंडस्ट्रीज में किया जाता है जहां उत्पादन कंटिन्यू होता रहता है और प्रत्येक प्रक्रिया या विभाग की लागत अलग अलग तरीके से संचित की जाती है, यानी कि जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो चलता रहता है और उसकी प्रोसेस होती है, पर्टिकुलर प्रोसेस होती है कि रॉ मटेरियल फिर उसे डब्ल्यूआईपी फिर उसे फिनिश्ड गुड्स और ऐसा कंटिन्यूअस उसमें प्रोडक्शन होता रहता है और सारे जो कॉस्ट है उसको हम सेपरेटली अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज नॉर्मल वेस्टेज यानी कि सामान्य अपव्यय या सामान्य व्यय क्या होता है। Normal wastage is the expected loss of material during production due to inherent nature of the process and is absorbed by the good unit good units produced यानी कि सामान्य अपव्यय उत्पादन के दौरान प्रक्रिया की प्रकृति के कारण होने वाली अपेक्षित सामग्री हानि है जिसे अच्छी इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप आटा चक्की पे गए, ठीक है, आटा चक्की की ये पार्ट है जहाँ पे और ये इसके पाए हैं, तो इसमें आपने यहाँ पे गेहूँ डाला, तो ये पार्ट में गेहूँ पिसता है, ठीक है? तो जब गेहूँ पिसेगा तो नेचुरली इस पार्ट के बीच में कुछ आटा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्मी से जल जाएगा, रगड़न से जल जाएगा। तो ये जो इन पार्ट की वजह से, इनकी रगड़न की वजह से या पिसाई की वजह से जो नेचुरली जो कुछ आटा लॉस हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं। और ये इसका जो भुगतान है एक तरीके से, इसका जो इस कॉस्ट का जो डिवाइडेशन है वो अच्छी यूनिट पे हो जाता। नेक्स्ट है व्हाट इज एबनॉर्मल वेस्टेज यानी कि असामान्य व्यय अपव्यय क्या है। एबनॉर्मल वेस्टेज इज द लॉस एक्सीडिंग द नॉर्मल लिमिट एंड इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट लॉस चार्ज्ड डायरेक्टली टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग यानी कि सामान्य असामान्य अपव्यय वह हानि है जो सामान्य सीमा से अधिक होती है और इसे अलग हानि मानकर सीधे लागत लाभ हानि खाते से आरोपित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब, यदि हमारे आटा चक्की में उन पार्ट की वजह से जो नेचुरली हमें लॉस हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल लॉस कहेंगे या नॉर्मल वेस्टेज कहेंगे, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो हम ये कहेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। हो सकता है हमारी चक्की में कोई दिक्कत है, हम ये भी कह सकते हैं। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि एक सीमा तक हम नॉर्मल मानते हैं, उसके बाद यदि कोई लॉस होता है तो दैट इज एबनॉर्मल वेस्टेज। व्हाट इज एबनॉर्मल गेन, असामान्य लाभ क्या है। Abnormal gain arises when actual wastage is less than normal wastage and its value is credited टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि असामान्य लाभ तब उत्पन्न होता है जब वास्तविक अपव्यय सामान्य अपव्यय से क्या होता है,
कम होता है, यानी कि हमारा जो रियल ओवरहेड था या रियल लॉस था वो हमारे नॉर्मल लॉस से या नॉर्मल वेस्टेज से भी क्या है, कम है, तो ये हमारे लिए अबनॉर्मल गेन का काम करता है। उसका मूल्य हम लागत लाभ हानि खाते में जमा यानी कि उसको क्रेडिट किया जाता है P&L अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यानी कि अंतर प्रक्रिया लाभ क्या है? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट एडेड टू द ट्रांसफर प्राइस व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर प्रक्रिया लाभ वह लाभ है जो कि एक ही संस्था के भीतर एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में वस्तुओं के हस्तांतरण के समय हस्तांतरण मूल्य में जोड़ा जाता है, यानी कि जो सेम विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जो हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे गुड्स को, तो उस टाइम पे जो हमें प्रॉफ़िट ऐड होता है या यूँ कहें जो वो प्राइस होती है, इनके हस्तांतरण मूल्य होता है, उसमें उसको जोड़ा जाता है, दैट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोसेस अकाउंटिंग अकाउंट, यानी प्रक्रिया खाता क्या है? अ प्रोसेस अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल कॉस्ट रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोसेस इंक्लूडिंग मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड्स एंड लॉसेस टू डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि प्रक्रिया खाता किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित सभी लागतों, सामग्री लागत, श्रम लागत, उपरिव्यय और हानियों को दर्ज करता है ताकि प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके, यानी कि प्रोसेस अकाउंटिंग में एक प्रोसेस अकाउंट बनता है और उस प्रोसेस अकाउंट में पर्टिकुलर प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी हम कॉस्ट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके और हमें क्या लॉस हो रहा है इसको हम डिटरमाइन कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट सॉरी प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, यानी कि प्रक्रिया भंडार खाता क्या है? Process stock account records unsold stock transferred from process including unrealized profit element to ensure correct valuation of closing stock, यानी कि प्रक्रिया भंडार खाता प्रक्रिया से हस्तांतरित अविकृत यानी कि बिना बिका जो स्कंद है हमारा उसको दर्ज करता है जिसमें अप्राप्त लाभ तत्व शामिल होता है ताकि समापन स्टॉक का या अंतिम जो स्कंद है का सही मूल्यांकन हम कर सकें। अब आप बढ़ गए हैं, हम आ गए हैं यूनिट 4 में, दैट इज रिलेटेड टू जॉब कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, यानी जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग को देखो इसे समझो, ये बैच वाइज होती है। क्या होती है? बैच वाइज होती है। जैसे मान लो आप मेडिकल लाइन में जाते हो तो जो टेबलेट्स हम लेते हैं उस पे बैच लिखा होता है, तो पर्टिकुलर बैच की जो कॉस्टिंग होती है उसे हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं, यानी कि बैचेज में जिनका प्रोडक्शन होता है वहाँ जॉब कॉस्टिंग की जाती है। Job costing is a costing method where costs are collected and assigned separately to each specific job or order, यानी कि जॉब कॉस्टिंग वह लागत विधि है जिसमें प्रत्येक विशेष कार्य या आदेश की लागत अलग-अलग संचित और आरोपित की जाती है, यानी कि अलग-अलग बेचेज पे जिनकी कॉस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यानी ठेका लागत लेखांकन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वेयर कॉस्ट्स आर एक्यूमुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि ठेका लागत लेखांकन बड़े निर्माण परियोजनाओं में लागू होता है जहां प्रत्येक ठेके की लागत लंबी अवधि तक अलग अलग संचित की जाती है, यानी कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉस्ट हम देखते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रॉफिट डिटरमाइंड इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अपूर्ण ठेकों में लाभ कैसे निर्धारित किया जाता है? प्रॉफिट इज एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लीशन एंड ओनली ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यानी कि जब हमने एक लंबी अवधि का प्रोजेक्ट ले लिया तो ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं तो हम ईयरली इसमें से प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे? तो इट्स पूरे प्रोजेक्ट का कितना ऐसा काम है जो सर्टिफाइड हो चुका है और कितना आपने प्रोपोर्शन कर दिया है, यानी कि कितना काम तो इसका हो चुका है और कितना परसेंट काम सर्टिफाइड हो गया है, उससे इसका प्रॉफिट डिसाइड होता है, यानी कि अपूर्ण ठेकों में लाभ कार्य प्रमाणित और पूर्णता के अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है ताकि तथा लाभ का केवल एक भाग लाभ हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि मानक लागत लेखांकन क्या है? ये समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो हम पहले कोई काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम उससे पहले उसका परमाप डिसाइड करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो हमने सोचा है कि इतनी कॉस्ट लगेगी, फिर हम एक्चुअल में वो काम करते हैं तो उसकी हमारी एक्चुअल कॉस्ट यानी वास्तव में हमारी कितनी लागत लगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग ये जो डिसाइड हम करते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा
पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा या नील रहा, यानी कि वेरिएंस कैसा रहा, इस पूरी कॉस्टिंग को हम कौन-सी कॉस्टिंग बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मानक लागत लेखांकन कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ टेक्निक इन व्हिच प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट्स आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल कॉस्ट टू एनालाइज़ वेरिएंसेस एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस, यानी कि मानक लागत लेखांकन वह तकनीक है जिसमें पूर्व निर्धारित लागतों की तुलना वास्तविक लागतों से की जाती है ताकि विचलनों का विश्लेषण करके प्रदर्शन नियंत्रित किया जा सके। यानी कि हमने कहा कि जो लेबर है वो एक दिन में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा या बनाएगा, 3 यूनिट बनाएगा। ये आपने स्टैंडर्ड बनाया। तो 3 तरीके के आपके पास क्या है, लेबर है। ए ने 4 यूनिट बनाई, बी ने 3 बनाई और सी ने 2 बनाई। तो ए के लिए पॉजिटिव 1 हो गया, बी के लिए नील हो गया और सी के लिए नेगेटिव 1 हो गया। तो एक के लिए क्योंकि ए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लेबर है तो इसको आपको मार्जिनल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इसकी रेट भी आप ज़्यादा रखोगे क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट है। बी का एकदम बढ़िया है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप बी की परफॉर्मेंस में और सुधार करने के लिए मोटिवेट करोगे। वहीं सी की बात करें तो सी अभी एफिशिएंट नहीं है। कोई का क्या तो वह रीज़न रह गया जिससे सी प्रोडक्शन नहीं कर पाया। क्या सी एफिशिएंट नहीं है? क्या इसके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी? या उस दिन क्या हुआ था? वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हैं इसमें। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज मटेरियल वेरिएंस, यानी सामग्री विचलन क्या है। तो अगर जैसे मान लो यही है कि हमने कहा कि एक यूनिट बनाने, जैसे 3 यूनिट है, 3 यूनिट बनाने के लिए या यूँ कहें 1 यूनिट बनाने के लिए 10 किलो सामान लगेगा। कितना किलो सामान लगेगा? 10 किलो सामान लगेगा। तो यहाँ पे बी ने जैसे 4 यूनिट बनाई तो लगना कितना चाहिए? 40 किलो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी ने 45 किलो सामान यूज़ किया तो 5 किलो हमारा एक्स्ट्रा लगा है। तो इस तरीके से जो मटेरियल से रिलेटेड हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल की बात करेंगे तो उसे हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। इसमें मटेरियल की प्राइस के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग, यूजेज के अकॉर्डिंग ये सारे हम इसमें वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। Material variance is the difference between standard material cost and actual material cost, indicating efficiency in material usage and pricing। यानी कि सामग्री विचलन मानक सामग्री लागत और वास्तविक सामग्री लागत के बीच अंतर है जो कि सामग्री उपयोग और मूल्य दक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लेबर वेरिएंस, श्रम विचलन क्या है। वहीं जैसे मानो हमने लेबर की बात करें तो लेबर को हमने कहा कि स्टैंडर्ड की बात करें कि ये इतने प्राइस में लेबर आ जाएगा, इतना वर्किंग आवर काम करेगा, और फिर एक्चुअल में इसने जो काम किया दोनों का जो कंपैरिजन करेंगे दैट इज लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट रिफ्लेक्टिंग इफिशिएंसी इन लेबर रेट एंड टाइम। यानी कि श्रम विचलन मानक श्रम लागत और वास्तविक श्रम लागत के बीच का अंतर है जो कि श्रम दर और समय की दक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि सीमांत लागत लेखांकन क्या है। स्टार मार्क लगाओ। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि सीमांत लागत लेखांकन वह तकनीक है जिसमें हम डिसीजन लेने के लिए केवल परिवर्तनशील लागतों को ही ध्यान में रखते हैं और प्रदता को मापने के लिए योगदान योगदान नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंशदान। क्या बोलेंगे? अंशदान। अंशदान का ही यूज, अंशदान क्या होता है? फिक्स कॉस्ट माइनस क्या बोलते हैं इसको, एस माइनस वी, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो अंशदान का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करते हैं उस कॉस्टिंग को हम मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम कंट्रीब्यूशन या अंशदान को हम प्रीफर करते हैं और फिक्स कॉस्ट को इसमें अवॉइड कर दिया जाता है। केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या किया जाता है इसमें ध्यान में रखा जाता है, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा बी सेक्शन से मैंने इसमें काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही मैंने ज़्यादातर रखे हैं। ज़्यादातर क्या सारे थ्योरेटिकल है, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ न्यूमेरिकल ऐसे वो नहीं हो सकता है कि आप अचानक ही 1 घंटे की क्लास में कॉस्टिंग या अकाउंटेंसी जैसे पेपर के न्यूमेरिकल सोल्व कर सको, नहीं कर पाओगे। यदि आप न्यूमेरिकल अवॉइड करते हो तो इतना ज़रूर अटेम्प्ट करो जहाँ से आप अच्छे से एग्ज़ाम में पास हो सको, 40% तो आपके बन सके। उसमें लिए आपको ए सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, बी सेक्शन और सी सेक्शन जहाँ-जहाँ थ्योरी के क्वेश्चन हैं आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसी बात नहीं कि सारा ही न्यूमेरिकल होता है, इतना पोर्शन ज़रूर थ्योरेटिकल होता है कि जिसमें आप ईज़िली क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बी सेक्शन भी इसमें इंक्लूड किया है। शायद सी सेक्शन मैंने नहीं रखा, ऑलरेडी बी सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। अब रही बात प्रीवियस ईयर की, तो देखो प्रीवियस ईयर में सेमेस्टर आ गया था, मेरे पास सेमेस्टर वाला क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पास बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग का
वो पेपर अवेलेबल है जो एनुअल वाले बच्चों को मिला करता था। तो इसमें देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होते। तो देखो, आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। देखो, कितने घुमाने वाले क्वेश्चन है ना, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो इस तरीके से होंगे। और फिर देखो, ये आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है कि इतना-इतना सामान है। ईओक्यू आपसे पूछा है, ठीक है? आरओएल, रीऑर्डर लेवल पूछा है, और अगर 3% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है सप्लायर के द्वारा, तो क्या हमें 1 लाख यूनिट परचेज़ कर लेनी चाहिए? हमें इसको बताना है कि येस और नो। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएँगे डेफ़िनिटली। इन्वेंट्री फर्स्ट यूनिट में ही आ जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है। सेकंड यूनिट की बात करें, तो एक आपसे ए वर्कर टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस बेसिस ऑन, यानी कि जो भी है ये आपसे पूछा गया है। इसमें आपको प्राइस रेट प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान और हेस्ले 50% प्रीमियम प्लान, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। अब इसमें साथ में एक थ्योरी का क्वेश्चन है। देखो कितना स्टैंडर्ड वे में है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल चल रहा है, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल चल रहा है। ऐसी बात नहीं सारे न्यूमेरिकल आते हैं, सारे थ्योरेटिकल आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, अकाउंटेंसी का पूरा ही पेपर न्यूमेरिकल भी डिज़ाइन कर देता है, लेकिन थ्योरेटिकल कभी डिज़ाइन नहीं होता है। थ्योरेटिकल का पोर्शन इंक्लूड किया ही जाता है। जैसे यही क्वेश्चन है, डिफाइन ओवरहेड्स, गिव देयर डिफरेंट क्लासिफिकेशन एंड एक्सप्लेन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स इन डिटेल, यानी उपरिव्यय को परिभाषित करो, उपरिव्यय के विभिन्न वर्गीकरण को बताते हुए स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय को विस्तार से समझाओ। फिर यूनिट थर्ड में डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट मेंशन द ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट, यानी लागत सूची और उत्पादन खाते में अंतर बताओ, लागत सूची बनाने के उद्देश्य एवं लाभ बताइए। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और फिर ये आ गया आपका वो वाला जॉब कॉस्टिंग वाला, जॉब कॉस्टिंग नहीं सॉरी, ये आपका यूनिट कॉस्टिंग वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि इतनी परचेज प्राइस है, सेल्स प्राइस है, ये सारा चीज़ है। तो कहने का मतलब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको आने ही चाहिए। फिर फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा, जो कि किससे रिलेटेड है, अ, जॉब प्रोसेस अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि इतना परसेंट ये हो गया, उतना परसेंट ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। फिर आपका इसमें अथवा में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस से रिलेटेड चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिफ्थ यूनिट में आपसे, ए कंपनी एस्टिमेटेड द नेक्स्ट ईयर विल बी पॉसिबल, ये आपकी सेल वगैरह है। इस तरीके से आपको ये पीवी रेशियो से रिलेटेड जो चैप्टर हुआ आपका, जो कि यूनिट फोर्थ में ही है आपके, उससे पूछा गया है। और फिर आपसे बीईपी वगैरह आपसे यहाँ से पूछा गया है, ये भी पीवी रेशियो से रिलेटेड चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो अथवा में आपसे यहाँ से पूछा गया है वही, ये है आपका मटेरियल वेरिएंस वाला, यानी कि स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड प्राइस, ये आपका मटेरियल वेरिएंस क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा ये पेपर है। ऐसी बात नहीं है कि खराब ही आता है पेपर, अच्छा भी आता है। थोड़ा-सा पढ़ने वाला आपको माइंडसेट रखना पड़ता है अकाउंटेंसी जैसे पेपर में। फिर भी इतना ज़रूर अटेम्प्ट करो कि जहाँ से आपके ईज़िली 40% आप क्या कर सको, सिक्योर कर सको। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी आपको 40% सिक्योर करने जितना तो मेन एग्ज़ाम में लिख के आना चाहिए। आपके इंटरनल अलग है, वो उसमें फिर ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी बीकॉम सेमेस्टर 3 के कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं दोबारा यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, सारे जो पेपर होते हैं वो वन शॉट के लिए नहीं बने होते हैं। अकाउंटेंसी उनमें से ही एक पेपर है। इन पेपर ये थोड़े टेक्निकल होते हैं। रैपिड रिवीजन के तौर पे आप इस क्लास को कंसीडर कर सकते हो। मेरी एक कोशिश थी कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको, पास हो सको। तो होप आपने इस क्लास को एन्जॉय किया होगा, समझ में आपको आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, तो ज़रूर हाइप इस वीडियो को आप ज़रूर करें, ताकि और बच्चों तक ये क्लास पहुँचे। और मेरी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देखकर इधर आके कमेंट भी करें। और हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हमारा साथ बना रहेगा। हम जिसकी तैयारी एडवांस में ही करके चलेंगे इस बार। हम कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटेंसी, ईएफएम और बिज़नेस एडम के हम जो डिटेल क्लासेज़ है तकरीबन 10 से 12 घंटे की वन शॉट में ही हम आपको प्रोवाइड करवा सकें, ताकि आप उनको भी अच्छे से देख सको। सो लेते हैं आपसे विदा। वंस अगेन वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।